हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिस सीरीज का नाम है क्लास ट्वेल्थ। ठीक है कि एनसीईआरटी, वो भी किसकी, इकोनॉमिक्स की। ठीक है। और ये कौन सी एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी की दो है बुक ट्वेल्थ में, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये जो लेक्चर की सीरीज चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करेगी, सारे चैप्टरों को कवर करेगी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसके नोट्स बनाते रहना। ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अगले लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये क्या होती है? ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बच्चों वह होती है जहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या कोई सेंट्रल एजेंसी, क्लियर, उस जो है आपकी इकोनॉमी, उस अर्थव्यवस्था में क्या डिसीजन लेना है, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है आपकी प्लानिंग करनी है, तो इनमें इन लोगों का हस्तक्षेप क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरह की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा हस्तक्षेप है किसमें, अर्थव्यवस्था में, डिसीजन में, कि भैया प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि चाइना की इकोनॉमी ज़्यादातर कहाँ पे झुकी हुई है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की तरफ झुकी हुई है। ठीक है। ये जितनी भी चीज़ लिखी हुई हैं ये आप नोट्स बनाते समय अपने क्या करोगे, कॉपी में लिखोगे। मैं इनको स्लाइड बाई स्लाइड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब और कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने जो बोला वही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सबको समझ में आ गया? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो इकोनॉमी, ठीक है, अगर हम इकोनॉमी में देखें कि जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है ये इंटरवीन कब करेगी, हस्तक्षेप कब करेगी। ठीक है। मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भैया उनका सर्वाइवल भी करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, उनका सर्वाइवल स्टेक पे आ जाएगा। तो इस समय पे सरकार हस्तक्षेप करेगी और उनको उत्पादन के साधनों के द्वारा रिसोर्सेज क्या करेगी, उनके पास पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो ये किसकी क्वालिटी है, ये किसकी क्वालिटी हो सकती है, जो आपकी क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज तरह की क्या होती है, इकोनॉमी होती है। यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार हस्तक्षेप करती रहती है। ठीक है। आगे देखो, फिर मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, एकदम बेसिक टर्म है लेक्चर नंबर 1 की। ठीक है, जिसे चैप्टर नंबर 1 कहते हो आप। और मेरे ख्याल से आपको आती भी होंगे, नहीं भी आती होंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो जिससे क्या हो, निगेटिव क्वेश्चन कोई भी ना हो। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? अब इसमें क्या करो, जो सरकार का हस्तक्षेप था ना उसको कम कर दो, किसी सेंट्रल एजेंसी का हस्तक्षेप था उसको कम कर दो। यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें मार्केट ही खुद डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई को, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी नहीं हो सकती। तो कोई भी चुनी हुई सरकार, चाहे वह प्रधानमंत्री साहब हो, चाहे वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हो, कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर या डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है। और यही आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मार्केट इकोनॉमी क्या होगी, ऐसी इकोनॉमी जो क्या है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो है आपने जो है क्या कहते हैं, कोई एक जो है फैक्ट्री खोली बिस्कुट बनाने की। ठीक है। और आपके जो है बिस्कुट जो है मार्केट वालों को अच्छे लगे, तो मार्केट में हम लोग हुए, हमने ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने खरीदा। तो भैया आपके पास क्या मैसेज जाएगा कि और ज़्यादा बिस्कुटों का प्रोडक्शन करो। तो आप उन बिस्कुटों का और ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे प्रोडक्शन किसने डिसाइड करा, क्या सरकार ने करा? नहीं, किसने करा, मार्केट में। मार्केट कौन है, बायर और सेलर के जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है जिस प्लेस पे, वो मार्केट है। तो यहाँ पे बायर बेचने वाला कौन था, जिसने बिस्कुट बनाए। ठीक है। आपका सॉरी सेलर, बायर कौन है, आपका खरीदने वाला, जो कौन है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए। तो इकोनॉमी प्रोडक्शन किसने डिसाइड करा, मार्केट ने किया, नहीं किया। तो इस तरह की इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है। इसका एग्जाम्पल शानदार है यूएसए की इकोनॉमी। यूएसए की इकोनॉमी में सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम है। वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है मार्केट द्वारा ही ड्रिवन होती हैं। सबको समझ में आ गया इसमें अंतर क्या होता है? दूसरे शब्दों में बोलें कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारा अरेंजमेंट, ठीक है ना, वो जो होता है आपका फ्रीली होता है, एक्सचेंज ऑफ देयर इंडोर्समेंट ऑन प्रोडक्ट विद ईच अदर। यानी कोई प्रोडक्ट आप खरीदोगे, ठीक है,
फिर उसके बाद उसकी प्रेफरेंस होगी, फिर उस ज़्यादा खरीदने लग गए तो उसका प्राइस ही बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के मार्केट के ही जो एजेंट लोग हैं वही डिसाइड कर रहे हैं क्या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट क्या बोलते हैं, तो मार्केट उस सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे गुड्स या सर्विस, गुड्स क्या जिनको हम छू सकते हैं, सर्विस जिसे हम महसूस करते हैं, इन दोनों की ट्रेडिंग होती है। कोई ना कोई एक प्राइस होता है, फिर आप क्या करते हो म्यूचुअली एग्रीड करते हो। जैसे मान लो आप सब्जी लेने का, किसी ने बोला आलू 5 रुपये किलो है, तो आप क्या करते हो उससे बार्गेनिंग करते हो, 3 रुपये में दे दे, 2 रुपये में दे दे, तो जिसमें जिसका क्या हो जाए कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिसका जिसमें समझौता हो जाए। तो बायर है और एक सेलर है, इन दोनों के बीच में क्या है एग्रीड हो रहा है, म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। तो वही क्या होता है मार्केट में होता है, जहाँ पे आपस में एक्सचेंज टेक प्लेस हो रहा है। तो कितनी सरल है एनसीईआरटी को, और आप समझोगे तो। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है अपने पेपर की वजह से, जैसे बायर की कोई डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है किसी सर्टेन प्रोडक्ट्स की, तो उसके प्राइस भी क्या होते हैं अपना भी बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, अगर भैया ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, मान लेते वही बिस्कुट वाला केस, आप उस बिस्कुट को ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो भैया वो सर्टेन कंपनी कोई एक्स कंपनी है तो वो अपने बिस्कुट ज़्यादा बना रही है। अब उसको पता चल गया, लोगों को ये टेस्ट लग चुका है, मान लो पहले 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट होता था, अगर अब वो 5.5 या 6 रुपये का भी हो गया तो भी आप उसे ईजिली खरीद लोगे। तो जनरली यही होता है, ठीक है ना, लास्ट में क्या होता है प्राइस उसका बढ़ जाता है। क्लियर। अब इससे क्या सिग्नल मिल रहा है, ये सब चीज़ आप खुद से पढ़ोगे, मैं इनका क्रक्स बता रहा हूँ। यानी कि हिंदी मीडियम वालों को भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप जो ये लिखा है इस पर बिलीव करो, ठीक है। यानी कि इसको आपको उतारते समय क्या करना है, जो मैंने बोला है उसको लिखना है हिंदी मीडियम वालों को, और इंग्लिश मीडियम वालों को इसी में से निकलना लिखना है। तो दोनों माध्यम वालों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा भैया, बाइलिंगुअल बनो, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आपका इस बार का टॉपर भी क्या है, हिंदी और इंग्लिश प्रॉपर समझता है। समझ में आया। माध्यम कुछ भी चुन लो, माध्यम चाहे आपको हिंदी रखना है तो हिंदी रखो, इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश रखो, लेकिन क्वालिटी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अब इससे क्या होता है, यह सिग्नल आपने ज़्यादा बिस्कुट खरीदने लग गए तो ये सिग्नल क्या करेगा, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उस बिस्कुट का वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, अभी जो करंट अमाउंट है उससे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल सी चीज़। इसका मतलब यह है कोई भी प्राइस का गुड्स एंड सर्विस क्या है, इन्फोर्समेंट फिनोमिना है मार्केट का। और ये कौन करता है, कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो ये सारी क्या है विशेषता है किसकी, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा इसके बारे में, क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, सब कुछ एनसीईआरटी से लिया गया है कि मार्केट सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम रिगार्डिंग हाउ मच और व्हाट इज टू प्रोड्यूस आर सॉल्व थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉड बाय द प्राइस सिग्नल। वही चीज़ मैंने समझाई कि कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है, झंझट कहाँ से सॉल्व होएगी, मार्केट से ही सॉल्व होगी, बायर और सेलर के बीच में कोऑर्डिनेशन से ही सॉल्व होएगी। ठीक है, वहीं से प्राइस सिग्नल आएगा। ठीक है ना, अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ को खरीद रहे होगे तो उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर कम खरीद रहे हो तो उसको सब कंपनी सस्ता कर देती है कि लोग ज़्यादा खरीदें। ठीक है, तो आप भी लोग सिग्नल देते हो किसको, किसी भी उपभोक्ता जो है हमेशा सिग्नल देगा किसी को, उत्पादक वाले को। अब यहाँ पे अगर हम रियलिटी की बात करें तो वास्तविक में जितनी भी इकोनॉमी है मिक्स टाइप की, मतलब सरकार का भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप रहता है, और जो आपके क्या कहते हैं मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, दोनों का इंटरफेयर रहता ही रहता है प्रैक्टिकली में। ठीक है, यूएसए की इकोनॉमी कैसी है, ज़्यादातर उसमें गवर्नमेंट का रोल मिनिमम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मार्केट ड्रिवन ज़्यादा है, उसका ज़्यादा झुकाव कहाँ पे है, मार्केट ड्रिवन में। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे सरकार का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ज़्यादा है। ठीक है, 100% ट्रू कुछ भी नहीं हो सकता, ये खुद भी लिखा है एनसीईआरटी में कि मिक्स्ड टाइप का चलता है, लेकिन ये सिद्धांतिक चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे सर चाइना में प्राइवेट प्लेयर भी तो कुछ डिसाइड करते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल डिसाइड करते हैं, लेकिन मोर झुकाव कहाँ है, सेंट्री प्लांट। सेंट्री प्लांट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है वो रेगुलेट कर रहा है क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, भारत में क्या है, भारत में अगर देखें आज़ादी के बाद से तो भैया सरकार ने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद हम दुनिया भर के 5 ईयर प्लान लेके आए। ठीक है, पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था, अब जो नीति आयोग हो चुका है। ठीक है, तो उसके थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आईआरडीपी था, तो सरकार ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करा। ठीक है ना, यानी कि शुरुआत में हमारी इकोनॉमी भी कैसी थी, सेंट्रली प्लान्ड टाइप की ही इकोनॉमी थी। ठीक है, लेकिन हाउएवर पिछले 2 दशकों से क्या हो गई है, ये ज़्यादातर क्या हो गई है हमारी मार्केट ड्रिवन होती जा रही है। आज देख लो सरकार अपना हस्तक्षेप कम से कम करती है, इवन पीएसयू को भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
पेट्रोल का प्राइस फिर पहले ही मार्केट ड्रिवन हो गया है, समझ में आया। यानी अब डिमांड सप्लाई का खेल भारत में ज़्यादा है, समझ में आया। वही चीज़ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब पॉजिटिव ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वह कहलाएगी जहाँ पे हम कोई भी जो हमने डिसीजन लिया है, जो स्टेप लिया है, ठीक है, उसका हम फंक्शन देखते हैं, ठीक है, कि कैसे वो फंक्शन करेगी। अगर हमने सब्सिडी अनाउंस कर दी तो कैसे फंक्शन करेगी, अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्कीम अनाउंस कर दी तो कैसे फंक्शन करेगी, अगर हमने अगर मान लो प्राइस जो है वो बढ़ जा रहा है तो उसका क्या फंक्शन होगा लोगों की कंजम्पशन पे, ठीक है ना। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के फंक्शन यानी उनके कार्य की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब हम इन सब जो मैकेनिज्म है जो हमने करी हैं उनके डिजायरेबिलिटी और नॉट डिजायरेबिलिटी को समझते हैं। यानी कि जो हमने स्टेप लिया क्या वो सही था, क्या वो स्टेप जो है योग्य था कि अयोग्य था, समझ में आया। तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अब ये भी क्या है, सैद्धांतिक चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी चीज़ क्या है, इंटरमिक्स है। और वो भी एनसीईआरटी भी यही कहती है कि प्रैक्टिकली डिस्टिंक्शन करना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कोई भी क्या कहते हैं, आप जो है कोई भी आपने डिसीजन लिया, जब उसका फंक्शन देखोगे तो ऑटोमेटिकली उसके प्लस माइनस आपको देखने पड़ेंगे, या किसी चीज़ के प्लस माइनस समझोगे तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली आप देखोगे। तो इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये भी नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में जो परिभाषा वाले आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल है कंप्लीट पॉजिटिव या नॉर्मेटिव एनालिसिस करना। दोनों कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है। क्या आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच होती है जहाँ पे हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट लेवल देखते हैं। एग्रीगेट मतलब बहुत सारी इकोनॉमिकल एजेंट होते हैं, वो सब मिलके क्या हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं। जैसे प्राइस बढ़ जाना, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, होते सकते नहीं हो सकते, कोई एक इकोनॉमिक एजेंट नहीं है इसके पीछे। जैसे आपकी इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके पीछे पेट्रोल के प्राइस भी हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि भैया किसान की इनपुट कॉस्ट ही ज़्यादा हो गई तो भैया आपको महंगा आइटम मिलेगा। या ये हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो ज़्यादा होगा। ये हो सकता है कि वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ सकते हैं। तो इतने सारे फिनोमिना है, समझ में आया। तो इसको क्या करेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एग्रीगेट का मतलब सब चीज़ों को जोड़ के हमें देखना पड़ता है। और जब हम केवल इंडिविजुअल देखते हैं तो हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है तो कुछ सवाल जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, उनका आंसर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स ही दे पाती है। जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि आपकी टोटल आउटपुट कितना इकोनॉमी का, तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक एजेंट मिलेंगे, तो एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो 100% क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द टोटल आउटपुट डिटरमाइंड, कैसे ये होता है, कौन सा फार्मूला है, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे हमारा आउटपुट ग्रो हो रहा है, कैसे हमारी बेरोजगारी है, कैसा हमारा प्राइस राइज हो रहा है, तो इन सब का आंसर कौन देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही देती है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने समझा। अभी भी लेक्चर जो आपका 1 है यानी कि चैप्टर 1 है वो क्या है, अभी अधूरा है। इसका पार्ट 2 क्या आएगा, अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स तक पढ़ लिया है, एनसीईआरटी 12th की, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। अभी लेक्चर नंबर 2 कल आएगा, उसमें हम क्या देखेंगे, इसी का पार्ट 2 देखेंगे। सबको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही सरलता से मैं पूरा जो है किताब ख़त्म करा दूंगा 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। आप ध्यान रखना। और अगर आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना, जहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्स का मतलब अगर आप सुनोगे तो, जैसे मतलब कंप्लीट कोर्स प्रीलिम्स 2021 चल रहा है, तो उसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, खुद ही पढ़ा रहा हूँ, अपने आप ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेंस में जाओगे तो GS1 GS2 GS3 GS4 ये भी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा आपको, ऐसे भी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप MKS लाइव रेफरल कोड ले सकते हो। 12 महीने की फ़ीस 6300 रुपये है, 24 महीने की फ़ीस 7560 है, जो क्या है बहुत ही कम फीस है, ठीक है। MKS लाइव रेफरल कोड अप्लाई करना है। और मेरे रिव्यू देख सकते हो, क्यों कोरा पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि भैया इनके कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप चाहो तो। समझ में आ गया। माध्यम मेरा यही रहता है, वहाँ पे भी प्लस के कोर्स में स्पेशल क्लास में,
कि लिखा हुआ होगा इंग्लिश में लेकिन बोलूँगा हिंदी में, तो हिंदी माध्यम वाले भी क्या करते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेते हैं। क्लास में नोट्स नहीं बना पाते तो रिकॉर्डेड वर्जन सुन के नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। उनको ये इंग्लिश के नोट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। कल पढ़ेंगे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आज नहीं पढ़ेंगे।